I hope I'm visible to all of you. I hope I'm visible. Okay. Okay. तो बेसिकली हमारी वही सेम अप्रोच रहेगी जैसे साइंस एंड टेक में थी, ज्योग्राफी के केस में। बस साइंस एंड अब ज्योग्राफी के केस में क्या क्या हमें साथ साथ एनसीईआरटी रीड करनी है। मैं आपको बताता रहूँगा। 6 to 10th एनसीईआरटी तो आप सबको खुद ही रीड करनी है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है फॉर प्री पर्पस। प्री में क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें से, राइट। और इसी का एडवांस लेवल रहेगा 11th and 12th एनसीईआरटीज। वो हम पैरेलली करते रहेंगे। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स कराता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा एनसीईआरटी का ये चैप्टर कर लो। ओके, तो अभी हम इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे। एंड एनसीईआरटी ज़रूरी है। देखो, प्री एंड मेंस के लिए दोनों एनसीईआरटी ज़रूरी है। देन हमें साथ में और क्या चाहिए, एक एटलस आप प्लीज़ रख लेना। एटलस की प्लेसेस में करवा दूंगा। और ये क्वेश्चंस आते हैं प्री में, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आते ही आता है एटलस पे। यूजुअली होता है करंट रिलेटेड है, जो न्यूज़ में चल रहा होता है, इन कोई वर्ल्ड की प्लेस करे जो न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड आता है, पर स्टिल हमें फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन वही सेम जैसे टॉपिक करेंगे, उसके साथ साथ मैं डेली आपको वो करा दिया करूँगा पास्ट ईयर क्वेश्चन। अगर कोई मेंस में आया होगा, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आएगा तो मैं कोई एक क्वेश्चन क्रिएट करके आपको शेयर कर दिया करूँगा। आई विल क्रिएट एंड शेयर। तो वही डेली आंसर रेटिंग चलती रहेगी। ओके, डेली आंसर रेटिंग। एंड इसमें इन एडिशन में क्या करवाऊँगा, जब हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी तो रीड कर ही रहे हो, तो जस्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू, मैं क्या कर दूंगा आपको, जो विजन के जो टेस्ट होते हैं हम वो टेस्ट सॉल्व कर लेंगे प्रीलिम्स के, ताकि आप सबको आइडिया लग जाएगा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो प्री की टेस्ट हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो ही रही है हमारी, पास्ट के क्वेश्चन लिखते रहेंगे, डेली आंसर रेटिंग, और प्री की भी हो जाएगी हमारी तैयारी। ओके, तो हम प्री और मेंस ऐसे दोनों तैयार कर लेंगे। आई होप ये स्ट्रैटेजी ठीक है। डेली आंसर रेटिंग, और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो प्री के टेस्ट भी दे देंगे हम। प्री के टेस्ट आप दोगे, जो जो डाउट्स होंगे वो मुझे बता देना, फिर मैं डिस्कस कर लूँगा आपको। ओके, ऐसे तो प्री का पूरा पेपर डिस्कस करें तो बहुत टाइम लगेगा, पर आप सॉल्व करोगे जो भी डाउट्स होंगे जिन जिन क्वेश्चंस में, वो मैं डिस्कस कर लूँगा क्लास में, एक क्लास लेके। ओके, तो ऐसे हमारे प्री भी तैयार हो जाएगा, मेंस भी तैयार हो जाएगा। देखो ज्योग्राफी तो देखो मगअप का क्या होता है, ज्योग्राफी में बहुत फैक्ट्स होंगे, तो प्लीज़ रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। कीप रिवाइजिंग। जैसे हम मेंस के आंसर लिखते रहेंगे तो आपको फैक्ट्स याद होते रहेंगे, क्योंकि आपको जब आंसर लिखने होंगे आपको आंसर में डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, राइट। डायग्राम फैक्ट्स यूज़ करने हैं, जो फैक्ट्स डायग्राम्स है वो सब मैं आपको क्लास में बता दिया करूँगा, तो उसी से आपकी ज्योग्राफी रिवाइज होती रहेगी। तो ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो, पॉलिटी में आपको सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, राइट। तो ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, सबकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि कितना टाइम लगता है। पर ये सोल्यूशन ये रहेगा, जितना आप रिवाइज करते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो वो करते रहेंगे। एंड साथ साथ डेली आंसर राइटिंग में मैं क्या करूँगा, आफ्टर एवरी 2 to 3 डेज जो साइंस एंड टेक है उसका एक क्वेश्चन दे दिया करूँगा, ताकि आप साइंस एंड टेक से भी इन टच रहो। ओके, ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का दे दिया करूँगा, क्योंकि हमें साइंस एंड टेक पढ़ा था वो भी भूलना नहीं है हमें, राइट। ये हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एटलस हो गया, टॉपिक हो गया, हम कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, बाकी हाँ वही सेम मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा, बस आपको इन एडिशन एनसीईआरटी और एटलस रखनी है। एनसीईआरटी का लिंक मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना 6 to 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सारी कर लेना। वैसे आपको हिस्ट्री की भी पढ़नी है, पॉलिटी की भी पढ़नी है, देखो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, इवन इन केस ऑफ जैसे बहुत सारी केस स्टडीज भी बहुत मिलती हैं इन एनसीईआरटीज में, आपको मेंस के लिए कंटेंट बहुत मिलेगा, मेंस के क्वेश्चन आते हैं बहुत, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, बाकी ज्योग्राफी तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको बता दूँ कैसे क्या करना है। ये हो गया। ओके, नहीं, जस्ट न्यू करो, न्यू एनसीईआरटीज ओनली, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जस्ट रीड न्यू एनसीईआरटीज। ओके, जो भी करंट जो लेटेस्ट एडिशन है वो पढ़ना है हमें।
जो ओल्ड वाला कंटेंट होएगा अगर वो रेलिवेंट होएगा तो वो क्लास में कवर हो जाएगा, बट हमें ओल्ड न्यू दोनों नहीं पढ़नी, सिर्फ न्यू पढ़ो। इतना टाइम नहीं होता यार हमारे पास, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हम पूरी बुक पढ़ी ओल्ड, वो रेलिवेंट नहीं है, हो सकता है वो ओल्ड वाला टॉपिक न्यू में भी हो। ओके, तो वो पढ़ो, क्या कहते हैं, न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। और एनी अदर डाउट, किसी को कैसे अब हमारी अप्रोच रहेगी, किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग अप्रोच, प्लीज टू आस्क, फिर हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी हम बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हम डिवाइड करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो फिजिकल में हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, देन एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी। ऑल्दो इसके अंदर एक और इन्वायरमेंट भी आता है। ओके, पर इन्वायरमेंट हम एक अलग से सब्जेक्ट लेते हैं ज्योग्राफी से। ओके, मतलब GS3 का पेपर है, GS3 का पार्ट मानते हैं। पर वैसे हम अगर ज्योग्राफी के जैसे आप ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंट भी आता है, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, देन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ये सब बेसिकली सोसाइटी के बारे में। तो बेसिकली ये दोनों मिलके GS1 पेपर बनेगा हमारा। GS1 पेपर के बेसिकली ज्योग्राफी, अगर आपने GS1 पेपर देखो, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, तो GS1 का सोसाइटी और ज्योग्राफी मैं करवा दूंगा, मतलब आउट ऑफ 12 to 13 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पूरी ज्योग्राफी करानी, तो ऑब्वियसली ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सोसाइटी वाला पार्ट है वो भी मैं कर दूंगा। लास्ट टाइम नहीं करवाया था बिकॉज लास्ट टाइम मुझे करवाने नहीं दिया था, पर इस टाइम क्योंकि बस नाउ आई एम इन चार्ज ऑफ थिंग्स, तो डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आई विल पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा, डोंट वरी। तो जो GS1 पेपर होएगा, तो GS1 के जो 12 to 13 क्वेश्चन है, इनकी गारंटी मैं दूंगा आपको। ओके, मतलब इन 12 to 13 क्वेश्चन में मतलब आपको एटलीस्ट हर क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, ज्योग्राफी प्लस सोसाइटी वाला, तो सब कंटेंट वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेटेस्ट। ओके, तो आपको बस पढ़ना है, रिवाइज करना है और रट्टे मारना है। ओके, तो जैसे GS3 के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया आपको साइंस एंड टेक के, मतलब जो इस बार का मेंस का पेपर था, मतलब आफ्टर ज्योग्राफी का आएगा, आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे इस साल के। ओके, तो ये दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो हम ये ऐसे अप्रोच होगी हमारी ज्योग्राफी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम। बेसिकली हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली ज्योग्राफी बेसिकली जियो प्लस ग्राफी। ओके, जियो मीन्स अर्थ एंड ये ग्राफी मीन्स स्टडी। तो बेसिकली ज्योग्राफी में हम क्या करें, बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अभी अर्थ देखते हो कैसा है, अर्थ एक सॉलिड सरफेस है, इसको इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, देन हमारे अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ गैस है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। देन इसी लिथोस्फीयर पे कुछ एरियाज है जो पानी से भरे हुए हैं, जैसे ओशंस, तो उनको बोलते हैं ओशनोस्फीयर। एंड देन इसी अर्थ पे हम ह्यूमंस प्रेजेंट है, तो ह्यूमन की स्टडी को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट, जिसमें हम इकोनॉमी एंड वो पढ़ते हैं सोसाइटी। ओके, तो सोसाइटी वाला पार्ट मेरा आएगा। ओके, देन साथ साथ और के एडिशनल होता है पेड़ वगैरह, लिविंग बींग्स, तो वो आता है अंडर इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट होल ज्योग्राफीज। ओके, तो लिथोस्फीयर की स्टडी को बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी होते हैं और एक और टर्म हम यूज करते हैं मीटियोरोलॉजी। ओके, देन ओशनोस्फीयर की हम बोलते हैं ओशनोग्राफी। ओके, इन्वायरमेंट के आता है बायोज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम इसमें डिवाइड करते हैं इन एस्पेक्ट्स को क्या कहते हैं,
सोशोलॉजी हो गया, सोसाइटी वाला पार्ट, ओके, देन इकोनॉमी आ गया। और हम इसमें वही करेंगे जो हमारा ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप है, ओके, क्लियर। तो ये है बेसिकली हमारे अप्रोच ऑफ स्टडी। आई होप अब आपको आइडिया। तो विल स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी, फिर हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, फिर ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो जो +1 की एनसीईआरटी है वो ये वाली है। +1 की जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, पहले हम ये वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें उसमें ये तीनों है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। फिर +1 की एनसीईआरटी एक और है, ये जो है ये एस्पेक्ट वर्ल्ड है और साथ साथ के इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले हम वर्ल्ड पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिर हम इंडिया स्पेसिफिक आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी। तो ये एस्पेक्ट हो गया। देन फिर +2 की एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी पे, फिर हम ये पढ़ेंगे, ओके, क्लियर सबको। तो हम ज्योग्राफी में कैसे करेंगे, तो टाइम लगेगा इसको, पर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको बस अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट। सी ज्योग्राफी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल है, पर सिंस आप सबने यू ऑल हैव रेड अबाउट साइंस एंड टेक, तो अब आपको रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी या कुछ टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दी है साइंस एंड टेक में, ओके। तो अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल होएगा, प्लीज़ मुझसे चाहे तो 10 बार पूछ लेना, पर प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से। अगर आपने ज्योग्राफी में वो कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको समझ लो ज्योग्राफी आ गई। ज्योग्राफी में और कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे क्या होता है, और कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये, ओके। बस टफ इसलिए होता है कि बहुत फैक्चुअल हो जाता है, बस इसकी वजह से टफ लगता है, पर अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ज्योग्राफी बहुत ईजी है, ओके। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आपको बहुत कंफर्ट फील करो ज्योग्राफी में, ओके। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज डू आस्क, किसी को कोई भी डाउट। क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ओके। आई गेस सभी आए हुए हैं ना, अभिषेक नहीं आए गेस, चलो उसको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अच्छा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम दोनों पढ़ेंगे वर्ल्ड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ओके। ओके, सो आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन किस वे में, बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर जो सरफेस है, लिथोस्फीयर, एंड देन यहाँ पे ओशनोस्फीयर, एंड जो लिविंग बींग्स है हम, लाइफ। तो हाउ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ टुक प्लेस, तो हमारा बेसिकली हम ये पढ़ेंगे आज, ओके। तो बेसिकली पहले एवोल्यूशन ऑफ अर्थ स्टडी करेंगे कि ये सब कैसे बने, ये सब डिफरेंट स्फीयर्स, इसको हम ऐसे बोलते हैं बेसिकली रियाल्म्स, इसको ऐसे भी बना सकते हो, ओशन, ओशंस, ओशनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स, हम सब, ओके। एक्चुअली इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से ही, लिथोस्फीयर, ओशनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पे लिविंग बींग्स मिलते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में जो बाकी प्लैनेट्स है, अगर हम उन पे चेक करें तो वी वोंट फाइंड एनी लिविंग बींग, ओके। तो इसको ऐसे भी बना सकते हो इस डायग्राम को, या फिर जब हम विद टाइम सीखेंगे
इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 स्फीयर्स, टोटल 5 स्फीयर्स हम बोलते हैं। एंथ्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड ओशनोस्फीयर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे कर लो, बल्कि जब हम इन्वायरमेंट करेंगे तब आप यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि आज के टाइम पे हम ह्यूमंस बहुत पावरफुल फोर्स की तरह वो कर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। ओके, सो न्यू स्फीयर इज इमर्जिंग एज एंट्रोस्फीयर। मतलब बेसिकली क्या इसका मतलब क्या कि हम ह्यूमंस का इम्पैक्ट हर जगह दिख रहा है, एवरीवेयर, वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर। So we are the people, so we are the most powerful living being on this earth, जो रिस्पॉन्सिबल है हर इन मतलब बेसिकली चारों स्फीयर्स को कंट्रोल कर रहा है। एटमॉस्फेयर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? पोल्यूशन के थ्रू, पोल्यूशन डैमेज कर रहे हैं। ओजोन लेयर जब हम पढ़ेंगे, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। ओशनोस्फीयर को कैसे क्रिएट कंट्रोल कर रहे हैं हम? वाया शिप्स वगैरह हो रहे हैं। देन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली दिस मीन्स सी को हम एज अ ट्रेड रूट्स यूज करते हैं, राइट। देन मरीन ऑर्गेनिजम्स को हम हर्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। सिमिलरली बायोस्फीयर में डिफॉरेस्टेशन हो रही है एंड मेनी अदर थिंग्स। लिथोस्फीयर में हम इतना ब्लास्ट कर रहे हैं तो हम वेदरिंग कॉज कर रहे हैं, वेदरिंग, इरोजन, तो ये सब हम पढ़ेंगे। वेदरिंग, इरोजन हो गया, पोल्यूशन, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये सब। ओके, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम बेसिकली ऐसे ही बोलते हैं कि जो ये स्फीयर्स है, ये वाले स्फीयर्स का एरिया श्रिंक हो रहा है और जो एंथ्रोस्फीयर, इसका स्फीयर इंक्रीज हो रहा है। इसको हम ऐसे बोलते हैं बेसिकली इम्पैक्ट, कि आज के टाइम पे मतलब कैसे इम्पैक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। ओके, डोंट वरी, हम आंसर्स में इसको यूज करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको अर्थ क्या है बेसिकली। वी हैव यूनिवर्स, राइट, यूनिवर्स, देन विद इन यूनिवर्स वी हैव मेनी सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, सॉरी, galaxies. Then within galaxy we have many galaxies, and within galaxies we have solar system, and one of the solar system is जो हमारा solar system है, one of the galaxy जो है मिल्की वे गैलेक्सी, राइट, जो हमारी गैलेक्सी है, और उसका एक सोलर सिस्टम है जो हमारे सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में क्या है हमें मिलता है? सन एंड 8 प्लैनेट्स अराउंड इट, जिसमें एक प्लैनेट है अर्थ। ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज लिंक, कैसे लिंक होगा? पहले हमें एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, एनसीईआरटी भी मेंशन है, जो मैंने नोट्स दिए। तो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ओके, बेसिकली 2 थ्योरीज आर देयर। बिग बैंग थ्योरी आपको याद है, मैंने बताया था आपको। देखो, जो साइंस एंड टेक में पढ़ा है उसकी नॉलेज यूज होगी, थोड़ी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, पर जिसको नहीं अगर याद होगा तो डोंट वरी, आई हेल्प यू इन कॉलिंग। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है बेसिकली? ये वैलिड थ्योरी है विच एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। actually there were 2 theories. एक थ्योरी थी हॉयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी। बस ये नाम याद करने, अगर ये बस ये प्री में पूछ सकती है यूपीएससी, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन है ये नाम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इतनी ज़रूरी भी नहीं है। मतलब यूपीएससी पूछती नहीं है, पर स्टिल जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो हमें रट्टा होना चाहिए अच्छे से। मतलब समझ लो वो, मतलब एनसीईआरटी इज लाइक आवर बाइबल, गीता है हमारी। ओके, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो एनसीईआरटी में बस इतना मेंशन है, हॉयल स्टेडी स्टेट, एंड सेकंड थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। और देखो, एनसीईआरटी से जो अगर कुछ बाहर आता है तो मतलब समझो किसी को नहीं आता, तो कभी घबराना नहीं है। ओके, बिग बैंग थ्योरी, तो हमें बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो
बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट या अगो कह लो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा BYBP, बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है ऐसे। तो 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट तब क्या हुआ था, होल यूनिवर्स वाज लॉक्ड इन जस्ट एक टाइनी पार्टिकल। तो उस टाइनी पार्टिकल में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो इट exploded suddenly, and now what has happened, this tiny object, it has broken into many parts, okay, and it is moving and it is expanding। जैसे हम क्या करते थे, कोई पत्थर है या कोई बॉम्ब है, सपोज अगर कोई बॉम्ब है, बॉम्ब क्या होता है, एक छोटा सा पीस होता है, अगर वो ब्लास्ट करे तो क्या होएगा, उसके छोटे छोटे पीसेस होंगे, टुकड़े होंगे, तो क्या होगा, वो स्प्रेड होएगा, राइट। सिमिलरली क्या होता है बिग बैंग थ्योरी के केस में, अर्थ सॉरी होल यूनिवर्स वाज लॉक्ड इनटू वन टाइनी ऑब्जेक्ट एंड ह्यूज एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट एक्सप्लोडेड, ओके। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, सो जब इनिशियली एक्सप्लोड किया तब तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पर विद टाइम क्या हुआ, टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, okay, it started cooling down। So when it started cooling down, so what happened, these materials, it started condensing। तो पहले तो जब ये टाइनी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हुआ तो इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड मटेरियल, ओके। जो आपको अगर याद हो, नेबुला हम टर्म यूज किया था, वो स्टार वाला टॉपिक जब किया था हमने, नेबुला बताया था, नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैसेस। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप याद होएगा कि नहीं याद, नेबुला भूल गए? No, nebula was cloud of gases। okay, nebula was cloud of gases, okay। तो जो क्लाउड ऑफ गैसेस एंड मटेरियल था, तो अब जैसे टेम्परेचर कम हुआ, अब देखो हम क्या करते हैं, अगर सपोज कंडेंसेशन आपको पता है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस तो कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट। कंडेंसेशन ये होता है ना, गैसियस स्टेट से लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। कंडेंसेशन ये होता है। तो सिमिलरली तो क्या हुआ, जब जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कूलिंग इफेक्ट हुआ, तो कंडेंसेशन इफेक्ट की वजह से व्हाट हैपन, ये जो क्लाउड ऑफ गैसेस थे प्लस साथ साथ ग्रेविटी फोर्स की वजह से, तो क्या हुआ, तो जो क्लाउड्स ऑफ गैसेस है, दे स्टार्टेड, गैस पार्टिकल्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कोर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्लाउड। तो अगर ये सपोज कोई क्लाउड था, उसमें गैस पार्टिकल्स थे, so these gas particles, what happened, these gas particles started moving towards the center because of gravity force, okay, and condensation effect। So this resulted into formation of core surrounded by gases, okay, solid core, okay। So this is how it resulted into formation of, तो जब this is how basically our galaxies, stars, planets ये सब बने, same process। So basically what do we have basically, planets है, right। Planets, many planets make up one solar system, many planets and stars। एंड प्लैनेट्स एंड स्टार्स में आपको डिफरेंस पता है क्या है, दोनों है सिमिलर है, जस्ट कुछ प्रॉपर्टी डिफर करती है। प्लैनेट्स के केस में क्या था कि इट हैज टू रिवॉल्व अराउंड सन, देन सेकंड वो किसी की सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए, एंड थर्ड जो भी उस प्लैनेट के रास्ते में जो भी डेब्रिस है उन सबको रिमूव कर रही है। ये प्लैनेट की डेफिनेशन थी, राइट। तो प्लैनेट एंड स्टार्स, many planets and stars, they make up one solar system, many solar system make up galaxies, and many galaxies make up universe, okay। So this is how basically origin of universe is linked। I hope ये clear आप सबको।
कि बिग बैंग थ्योरी कैसे, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या कह रहा है कि टाइनी ऑब्जेक्ट था, it had infinite energy in it and temperature. So it exploded and it resulted into formation of various clouds of gases, and as the temperature began to drop, as it began to cooling, and plus along with it effect of gravity force, it resulted into formation of galaxies. Then within galaxies, solar systems, and within solar systems, planets began to form. Okay, so ये है बिग बैंग थ्योरी. किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? कोई डाउट? ओके. एंड एक और चीज हम बोलते हैं कि एंड बिग बैंग थ्योरी कहते हैं यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग बट नॉट गैलेक्सीज. बेसिकली ये लाइन आपको मिलेगी. बेसिकली ये क्या है, सपोज बेसिकली क्या है, जो गैलेक्सीज है, राइट, जो गैलेक्सीज बनी है वो एक्सपैंड कर रही है. एक्सपैंड इन सेंस कि इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. तो पहले यूनिवर्स का साइज ये था, अब यूनिवर्स का साइज ये हो गया, तो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है. पर गैलेक्सी इज नॉट एक्सपैंडिंग. गैलेक्सी का साइज उतना ही है जितना पहले था. ओके, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग. So what we say, universe is expanding, but galaxies are not expanding. I hope your term clear. Any doubt regarding this? Clear? ये है बिग बैंग थ्योरी. एंड इसके साथ एडिशनल जो थी होयल्स थ्योरी, होयल्स स्टेडी थ्योरी. बस ये कुछ जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या कह रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है. मतलब यूनिवर्स क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. और ये स्टेडी स्टेट क्या कहता है कि यूनिवर्स फिक्स है, कि यूनिवर्स जैसे पहले था अब भी वैसा ही है, सेम शेप. बस ये कहता है. पर हमें पता है बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है, यूनिवर्स पहले टाइनी ऑब्जेक्ट था, अब यूनिवर्स का साइज इंक्रीज होते जा रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग, तो डायनेमिक है. बस बस इतना ही पता होना चाहिए, मैं और कुछ नहीं. आई होप ये क्लियर. यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे था, क्या क्या थ्योरीज थी. ओके, देन वी हैव अनदर थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी को ही हम एक और टर्म बोलते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. हम ये भी बोलते हैं. क्लियर? मतलब बिग बैंग थ्योरी के लिए फिर ये बोल, बिकॉज एनसीईआरटी में टर्म गिवन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है, फिर उसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. ओके, ओके, नाउ वी नो how universe has been expanding. Okay, now next we have, अब universe बन गया, तो similarly many theories have been proposed regarding origin of earth. Okay, तो हम वो theories कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में mentioned है. So first theory was given by Laplace. Laplace ने theory दी थी nebular hypothesis. ओके, ये 1769 में दी थी. ये सब डोंट वरी, ये सब इस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. यहाँ पे ये जो मैंने आपको आज एनसीईआरटी की फाइल चैप्टर दिया ना, चैप्टर सेकंड, इसमें सब मेंशन्ड है ये. डोंट वरी, आपको लग रहा है नोट्स नहीं दिए. ओके, कहाँ गया? हाँ, तो these are theories related to origin of earth. यूनिवर्स रिलेटेड हमने देख लिया है, हॉयल्स स्टेडी स्टेट एंड बिग बैंग थ्योरी. ओके, तो रीजन ऑफ अर्थ रिलेटेड थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या रही है. लैपलेस थ्योरी, लैपलेस ने थ्योरी दी है नेबुलर हाइपोथेसिस. ये नेबुलर हाइपोथेसिस वही है जो बिग बैंग थ्योरी ने कहा था कि कैसे बने, बेसिकली प्लैनेट्स कैसे बने हैं, कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो क्लाउड ऑफ गैसेस पर फॉर्म. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेबुला, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड मैटर. एंड ड्यू टू कंडेंसेशन and gravity effect, what happened, these gas particles began to move towards the center, and this resulted into formation of
solid core surrounded by gases, solid core surrounded by gases. हमें अर्थ ऐसे ही दिखता है. अर्थ क्या है, अभी हम जिस पे बैठे हैं वो क्या सरफेस है, लिथोस्फीयर सॉलिड है, और हमारे आसपास क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. राइट. तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है. क्लियर. तो ये बेसिकली बोलते हैं कि ऐसी स्टार्स एंड प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे. एंड एक स्टार क्या है, सन. सन स्टार ही है ना. सन फॉर्म हुआ सिमिलर वे से नेबुलर, ड्यू टू नेबुलर हाइपोथेसिस की वजह से, एंड जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए एंड दीस प्लैनेट्स स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड सन. तो ये लैपलेस थ्योरी है. क्लियर. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? फर्स्ट थ्योरी नेबुलर नेबुलर hypothesis. Okay. Then second theory was given by Chamberlain and Moulton, MOULTON. इन्होंने थ्योरी दी थी 1900 में. ओके. थ्योरी का नाम नहीं है, हाँ, इट इज सेम लाइक बिग बैंग ओनली, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसी के अंदर लगा लो. बस ये बिग बैंग थ्योरी अभी आई है. बिग बैंग थ्योरी आई थी 19 मतलब लास्ट सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में आई थी. पर ये लैपलेस ने थ्योरी दी थी 1769 में. उसने सिर्फ अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ कैसे बना है. बिग बैंग थ्योरी ब्रॉडर थ्योरी है जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रही है कि पूरा यूनिवर्स ही ऐसे बना है. ओके. देन चैम्बरलेन, सॉरी ये आर रहेगा यहाँ पे, BER. चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने 1900 में थ्योरी दी थी. नाम नहीं है इसका, बस इसका इन्होंने उस थ्योरी में क्या कहा था कि सन था. ओके. तो कोई वॉन्डरिंग स्टार था, सम वॉन्डरिंग स्टार ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहा है. वो स्टार सन के पास अप्रोच किया. ओके. एंड इससे कोलाइड करा सन से. एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ, सन का कुछ छोटा पार्ट सेपरेट हुआ सिगार शेप में, cigar shaped material. Okay. And this material further got fragmented, and it led to the formation of different planets. जैसे मून की फॉर्मेशन अगर आपको याद हो, अर्थ के पास कोई एक मटेरियल आके कोलाइड करा था, अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हुआ और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर गया, रोटेट करना सॉरी, और ये ऐसे मून बना. सिमिलरली चैम्बरलेन मोल्टन ने क्या कहा, सन था, sun collide करा wandering star से. Some wandering star approached the sun. It collided with sun, and as a result, cigar-shaped material got separated, and this resulted into formation of planets. इसी cigar-shaped material से different planets बने और वो sun के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर गए. तो ये एक थ्योरी है. ये क्लियर? Okay. Then we have next theory. नेक्स्ट थ्योरी बस नाम ही याद रखना है, हमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना. नेक्स्ट थ्योरी वाज बाइनरी थ्योरी. दिस वाज गिवन बाय जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी. बस ये एनसीईआरटी में नाम गिवन है, बस हमें नाम याद रखना है. ओके. देन फोर्थ थ्योरी है, ओटो श्मिट ने दी थी. ओके. ये थ्योरी बेसिकली रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस. जो लैपलेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी उसमें थोड़ी सी रिवीजन की इन्होंने. ओके. तो बेसिकली ये बस ये थ्योरी क्या करिए, वही सेम थ्योरी है. वहां पे क्या कहते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, राइट. तो इन्होंने बस उन गैसेस को स्पेसिफिक बताया. इन्होंने कहा कि सन था, सन वाज सराउंडेड बाय मटेरियल व्हिच कंसिस्टेड ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके. प्लस उसके साथ साथ क्या था, सम डस्ट. एंड विद टाइम व्हाट हैपेंड, जो ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये गैसेस डस्ट पार्टिकल्स, they collided with each other
dust particles or gases, they collided with each other, and when they collided they got accretion. accretion मतलब जुड़ गए, accretion effect हुआ, and this resulted into formation of planets. बस इसने ये कहा है ओटो श्मिट ने कि सन के अराउंड डिफरेंट पार्टिकल्स से, तो वो पार्टिकल्स आपस में टकराए, जुड़ गए, और फिर वो जुड़ने के बाद क्या प्लैनेट्स बन गए, एंड इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड सन, डिफरेंट प्लैनेट्स. ये है ऑटो श्मिट की थ्योरी. आई होप क्लियर है. एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके. तो वो कितना इजी है ना, कितना सिंप्लीफाई करती है आप. बस यही था, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए. ओके. यूपीएससी वैसे पूछती नहीं, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है नहीं, पर बाइबल है हमारी एनसीईआरटी, तो हमें पता होना चाहिए. ओके. सो ये था. अब हम स्पेसिफिक, अब हमें पता चलेगा एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ. उसकी थ्योरीज देख ली हमने, हॉयल्स की और बिग बैंग थ्योरी. फिर हमने देख ली एवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या थी. चार थी. लैपलेस नेबुलर हाइपोथेसिस, देन चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने थ्योरी दी, देन बाइनरी थ्योरी बाय हैरल्ड जेफरी एंड जेम्स जीन्स, एंड लास्टली हमने देखा ओटो श्मिट की रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस. राइट. तो अब हम स्पेसिफिक अर्थ पे जाएंगे, अब जो हमें पढ़ना है ज्योग्राफी. ओके. तो अर्थ पे अब अभी हमें प्रेजेंटली अर्थ पे हमें क्या दिख रहा है. अभी हमें प्रेजेंटली अर्थ पे क्या दिखता है. अर्थ सरफेस है. ओके. हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में अभी हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब बताऊंगा. तो एटमॉस्फेयर में गैसेस कौन कौन सी है, अगर शायद आपने अगर स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, तो आउट ऑफ 100% अगर गैसेस है, तो उसमें से अराउंड 79%, 78 पॉइंट समथिंग परसेंट नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है. देन 21% हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. और बाकी जो हार्डली 1% रह गए, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन आर्गन गैस, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब. राइट. तो राइट. और अभी सरफेस पे हमें क्या दिख रहा है, लिथोस्फीयर और साथ साथ ओशंस. तो देखो प्रेजेंट, अभी एट द प्रेजेंट इस मोमेंट पे हमें अर्थ ऐसा दिख रहा है, पर अर्थ क्या हमेशा ऐसी ही थी. अर्थ अर्थ पहले क्या था, अर्थ पहले कुछ था, एंड फिर धीरे धीरे ऐसे इस प्रेजेंट फॉर्म में इवॉल्व हुआ है. तो अब हम देखेंगे कैसे इवॉल्व हुआ प्रेजेंट फॉर्म में. ओके. सो दिस इज व्हाट विल सी, हाउ इट इवॉल्व इनटू प्रेजेंट फॉर्म. तो सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, नेबुलर, जब नेबुलर क्लाउड था, व्हाट वी क्लाउड ऑफ गैसेस, डेट से याद रख लेना. बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, बिग बैंग थ्योरी, सॉरी, वो जो बिग बैंग एक्सप्लोजन, वो कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, बिफोर प्रेजेंट. ओके. अर्थ कब बना है, अर्थ बना है 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट. तो इतने गैप के बाद. ओके. सो हाउ अर्थ फॉर्म, अर्थ हमें पता है कैसे फॉर्म होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस थे. इट स्टार्टेड कंडेंसिंग एंड विद एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो हमें क्या मिला बेसिकली, अर्थ इनिशियल फॉर्म में कैसे था, सॉलिड कोर सराउंडेड बाय गैसेस. और गैसेस, इनिशियल गैसेस कौन सी थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम. हमें प्रेजेंट में कौन सी गैसेस मिलती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सब. एंड ऑक्सीजन की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. तो इनिशियली क्या था, इनिशियली एटमॉस्फेयर क्या था, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस से बना. तो इसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, या बोल दो कि अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर. ओके.
तो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर? तो अब हमें पता है, ये तो हमें पता है कि पहले अर्थ ऐसा था। इनिशियली अर्थ कैसा था? इनिशियली अर्थ क्या था? बेरन रॉक, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, सिर्फ पत्थर था एंड सिर्फ पत्थर था एंड सराउंडेड बाय गैसेस, सराउंडेड बाय प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। तो 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट अर्थ ऐसा था। ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ? अब देखो, हमें पता है जब अर्थ ऐसा होना तो ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट हो रहा था, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, राइट? तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। हाँ, एक सिंपल ये बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रही थी, राइट? तो जो ये क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड मटेरियल थे, नेबुला था, राइट? तो हमें ग्रेविटी फोर्स पता है। ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा किस पे लगती है? जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है सबका, उस पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है, राइट? क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो जिसका मास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेट, उस पर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगती है। तो जब जब ये सॉलिड कोर बन रहा था तो इसमें भी क्या हो रही थी? लेयरिंग लेयरिंग हो रही थी, लेयरिंग ऑफ मटेरियल। तो जो सब लेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो बेसिकली जो डेंसर मटेरियल थे, those denser material were attracted towards the center maximum. So initially, तो center के बिल्कुल जो material which was lying next to the center was most denser material. Then उसके बाद उससे less denser material with density T2, फिर उसके बाद less denser material D3, and then finally it was surrounded by gases. तो हमारे पास क्या है? अगर ये D1 है वैल्यू, तो D1 was greater than D2, D3. तो on the basis of density, material was differentiated. ओके, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, डेंसिटी डिफरेंस है मटेरियल 1 की। ओके, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी बेसिकली ऐसे मान लो, सपोज ये फिक्स वॉल्यूम है, आपने एक ग्लास पकड़ा हुआ है, ओके, दोनों सेम साइज के ग्लास है, तो मतलब दोनों सेम वॉल्यूम, तो आपको पता होगा दोनों का सेम वॉल्यूम है, राइट? तो अब इसमें मटेरियल डालो आप। मैंने इसमें क्या डाले? चार पेन डाल दिए और इसमें 7 पेन डाल दिए। तो इस सेम वॉल्यूम में क्या है? अब 4 पेन उस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो कैसा होएगा? बेसिकली सपोज 4 पेन ऐसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो अभी भी हमें यहाँ पे पता है एम्प्टी स्पेस है, ये सारी एम्प्टी स्पेस है, ओके। पर इस केस में अगर हम देखें 7 पेन्स है, राइट? तो इसमें जो एम्प्टी स्पेस है बहुत कम है। अगर हम देखें तो व्हाट वी आर फाइंडिंग, इसका जो मास है, मास पर वॉल्यूम, इसका मास पर वॉल्यूम क्या है? 4 पर 1 ग्लास। और इसका मास क्या है? इसकी डेंसिटी है 7 मास पर 1 ग्लास। सो बेसिकली ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज बेसिकली मास पर वॉल्यूम, कितना मास एक एरिया में ऑक्यूपाइड कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, कोर की डेंसिटी हाईएस्ट है। तभी अगर आप देखो, जैसे हम 3 मैटर पढ़ते हैं, हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके केस में मिलते हैं? हाँ जी, मास सबसे ज़्यादा उसमें है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें सॉलिड में मिलती है, बिकॉज यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्लोजली पैक्ड है सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है? मटेरियल है पर थोड़ी सी लूजली पैक्ड है। पर गैसेस में क्या होता है? वो बिल्कुल ही स्प्रेड है। तभी तभी गैस हमें फील करते हैं, हम देख नहीं पाते। इन केस ऑफ सॉलिड वी कैन सी इट। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेंसिटी वाइज। सो व्हाट वी फाइंड बेसिकली ड्यू टू डेंसिटी, अब देखो जो ज़्यादा डेंसिटी है,
मास ज़्यादा किसमें, एक सेकेंड, ओके सॉरी, हाँ, तो बेसिकली जो जो हैवी मास वाला एरिया था, हैवी मास मतलब हाई डेंसिटी, ओके, तो जो डेंसर मटेरियल थे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स द सेंटर। तो अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ वी फाइंड डेंसर मटेरियल। अभी हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब हम पढ़ेंगे तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, जो जो कोर है, राइट, कोर, मेंटल, क्रस्ट, देन सरफेस। बेसिकली क्रस्ट सरफेस ही होता है, ओके, हम ऐसे डिवाइड करते हैं। जो कोर है वहाँ पे वो डेंसिटी ऐसे इंक्रीज होती है जब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द कोर। तो यहाँ पे जो मटेरियल मिलता है अराउंड द कोर वी फाइंड द डेंसर मटेरियल आयरन एंड निकल, हमें ये मिलते हैं, ओके, क्लियर। तो बेसिकली तो फर्स्ट क्या हुआ, हाँ मैं क्या बताता, हाँ तो नहीं, डेंसिटी इज लिंक्ड टू मास। अगर मास ज़्यादा है तभी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके। मास मास ऐसे लगा लो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई हल्का बंदा, पतला बंदा और मोटा बंदा, दोनों की हाइट सेम है, पतले बंदे की भी मोटे बंदे की भी, पर मास किस पे ज़्यादा है, मोटे का, ओके। इसको ऐसे मान लो, क्लियर। दोनों की हाइट सेम है, मतलब दोनों की बॉडी शेप सेम है, वॉल्यूम सेम है, पर मास किसका ज़्यादा है इन केस ऑफ फैट पर्सन। हमें वो डिटेल में नहीं जाना कि हाउ दिस हैपन, बस हो गया, ये हमें भी नहीं पता एक्चुअली, बस बिकॉज दिस इज समथिंग, यूनिवर्स के बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी। मैंने, अगर आपको याद हो, हमने जितनी साइंस एंड टेक में पढ़ा था, हमने ग्रेविटेशनल वेव, देन आईएनओ प्रोजेक्ट था, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, देन और भी टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अंडरस्टैंड हाउ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स टुक प्लेस, राइट। तो अभी हमें आइडिया ही नहीं है, बस हमें इतना पता है कि हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट थे एंड उससे ऐसे वो हुई, क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस हुआ, पर हमें उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता कैसे ये सब फॉर्म हुआ, और ना हमें पता होना चाहिए ये सब, फिर वो साइंटिस्ट नहीं बनना हमें। ओके, क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, डेंसिटी, हाँ जी, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली, ये आपने सही कहा। और हाँ जी, डेंसिटी एंड मास कोर का ज़्यादा है, यस, क्लियर। कोई डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज टू आस्क। ओके, ओके, सो बेसिकली ऐसे लेयरिंग ऑफ materials हुई, so this resulted into formation of, so initially what we had, barren rock surrounded by primordial atmosphere, and this resulted into formation of sorry, with time what happened, due to gravity force, uh, layering of material took place, so this resulted into earth ka core, then we talk about mantle and crust, and this is gas atmosphere। तो हमें क्या मिला, लेयर्ड अर्थ सरफेस मिला, अर्थ स्ट्रक्चर, एंड ये और ये क्या कंसिस्ट करता है, दिस कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ओके। तो इनिशियली लिथोस्फीयर फॉर्म्ड, एंड लिथोस्फीयर कैसे बना, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन, की वजह से लिथोस्फीयर बना, क्लियर। डेंसिटी डिफरेंशिएशन वाज कॉज्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पहले बेस बैरन रॉक, फिर लिथोस्फीयर बना, इतना क्लियर सबको, ओके।
देन नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन वाज, अभी हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ देख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन वाज, अब देखो व्हेन, अगर आपने देखा हो, अगर कोई भी गर्म चीज होती है और आप एकदम से उसको कूल डाउन करते हो तो क्या होता है, आप देखो एक गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज हो रही होती है, या ऐसा करो तवा है, तवे को गर्म करो और तवे पे फिर आप पानी छिड़क दो, तो जहाँ जहाँ पे पानी छिड़का होगा आपने, मतलब वो एरिया कूल डाउन हो गया, तो आप देखोगे वहां से गैस रिलीज हो रही होती है, राइट। तो सिमिलरली जब टेम्परेचर, जब अर्थ कूल डाउन हो रहा था, जब पूरा यूनिवर्स कूल डाउन हो रहा था, तो क्या हुआ, जो अर्थ का सरफेस था लिथोस्फीयर, उसमें से गैस रिलीज होना स्टार्ट होगी। ओके, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डीगैसिंग फेस। डीगैसिंग मतलब कुछ गैसेस रिलीज होना स्टार्ट होगी, तो जो जो अर्थ के सरफेस में कैप्चर थी। ओके, एंड साथ साथ वन मोर थिंग, जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था, अगर आपको याद हो, हमने सोलर सिस्टम के केस में पढ़ा था, सन, वी हैव 4 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड अनदर 4 प्लैनेट्स। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं जोवियन या गैस प्लैनेट्स। तो अगर आपको इनको टेरेस्ट्रियल क्यों बोलते हैं, जो इनके जो एटमॉस्फेयर था, जो इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर था, अगर आपको तो मैंने कहा था कि जो सन की सोलर विंड है, सोलर विंड ने क्या था, इट ब्लू ऑफ ऑल दी गैसेस, एटमॉस्फेयर गैसेस सराउंडिंग दिस अर्थ, सॉरी सराउंडिंग दिस प्लैनेट्स, तभी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मिलते हैं हमें। आपको याद है ये सोलर विंड्स वाला, याद है ना? तो वही बस सेम कंसेप्ट। तो जब लिथोस्फीयर बन रहा था, तो ये प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर बना एंड दिस बैरन रॉक, तो क्या हुआ, लिथो, एक तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हो रहा था, लेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर, प्लस साथ साथ जो ये एटमॉस्फेयर था, दिस वाज blown off by effect of solar winds. ओके, तो फर्स्ट क्या हुआ, दिस जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो सराउंडेड था अर्थ, इट गॉट ब्लोन ऑफ बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। साथ साथ एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, क्योंकि अर्थ कूल डाउन हो रहा था, तो जब अर्थ कूल डाउन हो रहा था, सो डिफरेंट गैसेस वर रिलीज्ड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, एंड ऑल्सो साथ साथ देयर वाज अ मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म हम पढ़ेंगे। वोल्केनो बेसिकली क्या होता है, कोई अर्थ सरफेस है, इट्स opening on earth surface, and this vent of volcano is connected to magma chamber, जो बेसिकली मेंटल होता है, मेंटल पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर, डोंट यू मेंटली पढ़ेंगे। एंड जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, गैसेस रिलीज होती है, प्लस साथ साथ लावा रिलीज होता है। ओके, तो व्हाट वाज हैपनिंग, जब जब सोलर विंड एक्चुअली जब ब्लो ऑफ कर रहा था हाइड्रोजन हीलियम गैसेस को, प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर को, तब साथ साथ जब अर्थ कूल डाउन हो रहा था, अर्थ कूल डाउन होता डीगैसिंग फेज टुक प्लेस, तो बिकॉज ऑफ इट मेनी गैसेस को रिलीज, साथ साथ वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी कुछ गैसेस रिलीज हुई। सो दीज गैसेस started surrounding the earth and they result into formation of new atmosphere. तो अर्थ जहाँ पे लेयरिंग हो चुकी है एंड न्यू गैसेस की वजह से न्यू एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म। और इन न्यू गैसेस कौन कौन सी थी, आई होप आपको सिंपल्स पता होंगे, तो नहीं तो बता दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया, देन अदर गैसेस फॉर वाटर वेपर। तो ये तो अर्थ वाज सराउंडेड बाय दीज गैसेस नाउ, basically new atmosphere which consists of these gases, carbon dioxide, methane, ammonia, water. Clear? कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? तो पहले बैरन रॉक था, प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर वाज ब्लोन ऑफ बाय सोलर विंड्स, साथ साथ ग्रेविटी की वजह से डिफरेंशिएशन हुई, तो एंड एट द सेम टाइम
कूलिंग ऑफ अर्थ वाज टेकिंग प्लेस, कूलिंग ऑफ अर्थ की वजह से क्या फिनोमेना था, डीगैसिंग फेज, तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यू एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड. सो व्हाट वी हैव नाउ, so now we have earth, layered earth surface, साथ साथ we have new atmosphere. And now what happened, अब बिकॉज अभी भी टेम्परेचर कूल डाउन तो हो ही रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो ही रहा है पूरे यूनिवर्स का, तो जब वाटर वेपर प्रेजेंट था प्लस साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब वाटर प्रेजेंट, आप हमें पता है जब वाटर को कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब कूल डाउन हो रहा था तो एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो गए कंडेंसेशन इफेक्ट की वजह से. ओके, तो कंडेंसेशन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, क्लाउड्स वो हो गए, क्या कहते हैं, बनने स्टार्ट हो गए एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. क्लाउड्स हुए तो इट स्टार्टेड रेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे रेन हो रहे थे, when rain was falling down, सपोज क्लाउड बना, when rain was falling down, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था वो भी वाटर में एब्जॉर्ब हो गया. तो बेसिकली वाटर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड fell on the earth surface, और this rain process continued for around thousands of years, millions of years. तो अगर अब देखो कोई भी सरफेस होता है वो स्मूथ तो होता नहीं है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई ना कोई डिप्रेशंस रहे होंगे, खड्डे बने होंगे, तो जो पानी था वो सारा उन डिप्रेशंस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस. सो दिस इज हाउ ओशंस वर फॉर्म्ड. Clear? Oceans are formed due to condensation of water vapor in atmosphere and then heavy rainfall. And these then heavy rainfall with water occupied depressions on Earth's surface. Clear? Any doubt regarding this? I hope it's clear. So this is how oceans were formed. तो हमने देख लिया न्यू एटमॉस्फेयर कैसे बना, लिथोस्फीयर में देख लिया ओशंस वर फॉर्म. अब व्हेन ओशंस वर, अब क्या हो गया, ये अर्थ का सरफेस है. ओके, सो डिफरेंट ओशंस वर फॉर्म. लिथोस्फीयर की ऑब्वियसली लेयरिंग हो रखी है एंड ऑल्सो वी आर सराउंडेड बाय न्यू एटमॉस्फेयर. सो अभी हम यहाँ पहुंच गए एवोल्यूशन. ओके, बेसिकली ओशंस वर फॉर्म्ड अराउंड oceans of 4 billion years before present. Okay, oceans are formed around these 4 billion years before present. Okay, तो जब oceans बन गए, अब now what we have scenario is, नहीं सन तो बहुत पहले बना है. सन की डेट क्या है, सन का मुझे पता नहीं. 4.6 अर्थ की है, 4.6 अर्थ का है जी. सन का मुझे नहीं आइडिया, याद नहीं है. 13.7 इज जब पूरा यूनिवर्स, जब वो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुई, एंड 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट अर्थ बना. 4 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट ओशंस बने, और ओशन स्टार्टिंग इमर्जिंग. ओके, अब जब ये ओशंस बन गए हैं, when these oceans have been formed, अब so now we don't know how exactly origin of life took place, पर हमें बस इतना पता है कि what happened, कि due to chemical reaction, some chemical reaction took place. ओके, सन भी 4.6 होएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है तो मेरे को याद नहीं रहता ये. ओके ओके ओके, सो नाउ जब ओशंस बन गए, ओके ओके, सो थैंक यू फॉर
अभी रुक जाओ, इपॉक एंड इयॉन्स, रुक जाओ अभी, सब बताना है मैंने, जस्ट थोड़ी सी पेशेंस रखो। ओके, हाँ इपॉक एंड इयॉन्स बताऊंगा। हाँ मैं कहा था, हाँ ओशंस। तो ओशंस में वी डोंट नो एग्जैक्ट रीजन कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, वी जस्ट नो कि जब ओशंस फॉर्म हुए तो विद इन ओशंस some chemical reactions took place. So this so because of this what happened, uh, some organisms emerged like bacteria जो anaerobic photosynthesis, anaerobic photosynthesis process के थ्रू basically food produce कर रहे थे. Okay, basically we have two terms, anaerobic and aerobic. तो बेसिकली डिफरेंस ये है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उन्हें एनारोबिक बोलते हैं, और एरोबिक होते हैं बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आप देखो, अभी मैंने जब न्यू एटमॉस्फेयर बताया था, इसमें मैंने कौन कौन सी गैसेस बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन. पर कहीं पे भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. पर आज के टाइम पे 21% ऑफ गैसेस क्या है, ऑक्सीजन है. इफ यू सी, सो तो मतलब ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ है किसी तरह. तो सो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, जब ओशंस फॉर्म हुए तो ओशंस में बेसिकली फॉर्म हुए तो some living organisms emerged. We don't know how this life originated. So these were basically uh, bacteria and all this emerged. Basically हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आया था पहले, शायद नहीं, साइनोबैक्टीरिया केम फर्स्ट एंड एज अ रिजल्ट लाइफ इमर्ज टू, और वो एनारोबिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करते, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या था इस प्रोसेस का, ऑक्सीजन. सो विद टाइम व्हाट हैपेंड, ऑक्सीजन वो सॉरी जो ओशन है, it was it started being filled with oxygen gas. Okay, तो ऑक्सीजन गैस ओशन वाटर में फिल होना स्टार्ट हो गया. सो विद टाइम क्या हो, when uh, when whole ocean was filled with huge amount of oxygen, this oxygen started escaping. It's basically oxygen start, and then this oxygen was released from the ocean, and this oxygen started emerging in atmosphere. So this led to increase in content of oxygen in atmosphere. Okay, clear? इतना clear? And now with time what happened, ये ओशन, ये लैंड. तो जब ओशन से ऑक्सीजन रिलीज हुई थी तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो गया. तो जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस living beings started life emerged on land. Life began to evolve on land. So basically first initially life कहाँ पे आई थी, initially life emerged in ocean, then oxygen was released, and with the passage of time life emerged on the land. Clear? So this is how basically, so this is the last phase. With time क्या हुआ, this is how biosphere emerged. Plants आए, then मतलब वही ना जो छोटे छोटे एनिमल्स इमर्ज हुए, then बड़े एनिमल्स मैमल्स आए, then हम ह्यूमंस इमर्ज हुए, like this. Clear? And with time क्या हुआ, अब जो पेड़ थे, with time जो पेड़ इमर्ज हुए, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर था, पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया एंड ऑक्सीजन रिलीज किया. तो विद टाइम व्हाट हैपेंड, न्यू एटमॉस्फेयर इमर्ज्ड, एंड न्यू एटमॉस्फेयर मतलब जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, विद अराउंड 78% नाइट्रोजन गैसेस मिलते हैं हमें, 21% ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस, जो हम कंपोजिशन हम देखेंगे बाद में. क्लियर? सो दिस इज हाउ whole earth emerged. So now at present what we have, lithosphere, layered lithosphere with oceans, new atmosphere, present atmosphere, okay, and with life on earth. Okay, so we biosphere, lithosphere,
atmosphere, and oceanosphere. So this is what consists of. These are what realms of Earth, or you can say these are the components of the Earth, parts of the Earth. So this is how evolution of Earth took place. Clear? हाँ 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 कह सकते हो, दे आर सेम, ओशनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. बेसिकली हम हाइड्रोस्फीयर वाइडर टर्म होता है, पर आप सिमिलर मान लो, मतलब हमें इतना काफ़ी है, हाइड्रोस्फीयर बोल लो. ओके, क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, फिर कैसे अर्थ इवॉल्व हुआ, एंड कैसे अब अर्थ के कंपोनेंट्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये कैसे इमर्ज हुआ. क्लियर? ओके, एक ये कॉन्सेप्ट है. देन सेकंड वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी में एक्चुअली जैसे एक हम जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, एडी, बीसी, राइट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी, एडी की फुल फॉर्म नहीं मुझे पता, एडम नहीं, चलो जो भी है. तो हिस्ट्री में हम डेट्स को ऐसे लिखते हैं, राइट, हिस्ट्री में. ओके, या फिर हम कैसे डेकेड्स बोलते हैं कि अभी 2020 डेकेड चल रहा है, इससे पहले 2010 डेकेड था, राइट. तो सिमिलरली ऐसे ही हम ज्योग्राफी की खुद एक टर्मिनोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू डेट्स. तो जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हाँ एनाटोमी, यस, एनाटोमी हम बोलते हैं. बेसिकली ये जॉर्जियन कैलेंडर हम यूज कर फॉलो करते हैं ना, जैसे हमारा खुद का कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, जिसमें सावन वगैरह, सावन और भी होते हैं, राइट. तो सिमिलरली ज्योग्राफी खुद की एक टर्मिनोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू डेट्स. जैसे हम क्या बोलते हैं, 4.6 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, राइट, हम ऐसे कह रहे थे. सिमिलरली हम बोल सकते हैं 200 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट. तो ज्योग्राफी में ना हम ऐसे नहीं बोलते. तो ज्योग्राफी हम बेसिकली हमने हमने एरास बना रखे हैं, हमने बेसिकली टाइमलाइन को डिवाइड कर रखा है, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो ज्योग्राफी में आप टर्म सुनोगे मेसोजोइक, देन जैसे आपने अभी सुनाएगा क्वाटरनरी एरा चल रहा है, चलो नहीं सुना, अभी सुनोगे आगे. तो बेसिकली ज्योग्राफी का हमने बेसिकली अर्थ की हिस्ट्री को, बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अर्थ की हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर रखा है डिफरेंट पीरियड्स में. कैसे? 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट अर्थ फॉर्म हुआ था, और ये आज प्रेजेंट है. ओके, हमने एक डिवाइडिंग लाइन है जिसको हम बोलते हैं, इससे पहले वाला ईयर जो है प्री कैम्ब्रियन, और इसके बाद वाला कैम्ब्रियन फेज बोलते हैं. और इसको हमने डिवाइड करके प्री कैम्ब्रियन को हेडियन, then we have Archean, then we have Proterozoic. ओके, देन इस पूरे को हम बोलते हैं फेनेरोजोइक, मतलब इस पॉइंट से लेके जो कैम्ब्रियन वाला पीरियड है उसको. और फेनेरोजोइक को हम डिवाइड करते हैं 3 में. ये वाला पार्ट है, ये है पेलियोजोइक. पेलियो मीन्स ओल्ड, ओल्ड. देन वी हैव मेसोजोइक, मेसो मीन्स मिडल. देन वी हैव सीनोजोइक. ओके, सीनो मीन्स लेटेस्ट. और पेलियोजोइक को हमने फर्दर डिवाइड किया है. ओके, इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 एरास में. इसका आप ऐसे याद कर लेना, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, कॉस डी सी पी. ओके, सी ओ एस डी सी पी. तो फर्स्ट जो है ये है कैम्ब्रियन, ऑर्डिविचियन,
Silurian, Devonian, then we have Carboniferous. जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर जैसे हम पढ़ेंगे कोल पढ़ेंगे तो अक्रॉस दी वर्ल्ड मैक्सिमम कोल हमें कौन सी मिलती है? कार्बोनिफेरस कोल मिलती है। ओके, जैसे इंडिया में 2 टाइप ऑफ कोल्स मिलती है, कार्बोनिफेरस एंड टर्शरी कोल। ओके, तो इससे लिंक्ड होगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? कार्बोनिफेरस कोल क्या है कि जो कोल है वो इस फेज में बनी थी। ओके, देन लास्ट इज पर्मियन। ओके, सिमिलरली मिडल मेसोजोइक को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? 3 में, ट्रायसिक, देन जुरासिक। जुरासिक आपने पढ़ेगा, जुरासिक पार्क, जब डायनासोर्स मरे थे, राइट? तो वो इस पीरियड से लिंक्ड है। देन वी हैव क्रिटेशियस। तो जैसे जुरासिक हम वो भी पढ़ेंगे, मेसोजोइक हम पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स का या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे जो अर्थ, जो भी प्रेजेंट प्लैनेट्स, सॉरी कॉन्टिनेंट्स है, वो प्रेजेंट शेप में कब आने स्टार्ट होते हैं? इस एरा में, मेसोजोइक में। तो तब हम देखेंगे। देन क्रिटेशियस, क्रिटेशियस की सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो, अगर आपको पता हो, इंडिया में यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू के बेसिकली लावा से बना है। तो वो किस 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 टाइम पीरियड में बनना स्टार्ट होता? क्रिटेशियस पीरियड में। ओके, तो ऐसे ऐसे मेंशन होएगा। तो वहाँ हम डेट नहीं मेंशन करें एग्जैक्ट, हमें सिर्फ मेंशन करना है आंसर में क्रिटेशियस पीरियड, क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म यूज होती है तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड सिनोजोइक को हम डिवाइड करते हैं 2 में, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो जो टर्शरी है, इस पीरियड में जो सेकेंड टाइप ऑफ कोल था, टर्शरी कोल, वो बेसिकली इस टाइम पे बने थे इंडिया में, टर्शरी कोल। ओके, तो हम देखेंगे जो ये लो क्वालिटी वाले कोल्स होते हैं और जो कार्बोनिफेरस वाले कोल्स हैं इस वाले पीरियड के, वो हाई क्वालिटी वाले होते हैं। चलो वो कोल जब बनेंगे। ओके, इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, टर्शरी, क्वाटरनरी। ओके, टर्शरी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं पेलियोसीन, यहाँ पे है लिखा होगा। इसको टर्शरी को हम कैसे डिवाइड करते हैं? पेलियोसीन, इयोसीन, then we have oligocene, then we have miocene, then we have pliocene. Okay, this and quaternary को हम कैसे डिवाइड करते हैं? होलोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। प्लिस्टोसीन किसके लिए फेमस है? एनीवन? प्लिस्टोसीन किसके लिए फेमस है? कभी सुना हो, न्यूज में भी इतना होता है। ओके, प्लिस्टोसीन इज फेमस फॉर आइस एज। बेसिकली जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अर्थ की हिस्ट्री में क्या रहा है। कभी बिल्कुल ही पूरे अर्थ सरफेस पे आइस रही है, फिर मेल्ट हुई है, फिर आइस आई है, फिर मेल्ट हुई है। तो प्लेस्टोसीन एज के 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स बिफोर टू 2 मिलियंस, तो तब क्या थी? पूरे अर्थ पे आइस थी। और अब क्या हो रहा है? अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ पे, तो इसलिए वो आइस मेल्ट हो रही है। तभी अभी हम क्या कॉन्सेप्ट लाते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो प्लेस्टोसीन आइस एज क्या थी? लास्ट आइस एज थी अर्थ सरफेस पे। ओके, ये है बेसिकली। तो बेसिकली अर्थ का टेम्परेचर कैसा रहा है एटमॉस्फेयर का? पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तब आइस एज आती है, और जब इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग फेज होता है। क्लियर? तो प्लेस्टोसीन इसके लिए फेमस है। देन होलोसीन जो प्रेजेंट प्रेजेंट फेज है। और आजकल न्यूज़ में क्या है कि आजकल
जो क्वाटरनरी फेज है प्लेस्टोसीन होलोसीन, तो अब कह रहे कि नाउ इज टाइम टू होलोसीन के बाद ही अब हम न्यू एरा स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एंथ्रोपोसीन। ये न्यूज़ में है, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज अब जो इम्पैक्ट दिख रहा है अर्थ पे वो मैक्सिमम ह्यूमंस की वजह से दिख रहा है। तो इसलिए वो इसलिए बोलना चाहते हैं कि नाउ जो एरा चल रहा है वो एंथ्रोपोसीन है। न्यूज़ में बेसिकली क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोसीन एरा, कि जो क्वाटरनरी फेज है उसको अभी हमने अभी अभी प्रेजेंट किया है, अभी दो में डिवाइडेड है, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। पर अब बोल रहे कि अब आफ्टर 2020 ऑनवर्ड्स हम अब न्यू एरा स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोसीन। क्यों? बिकॉज नाउ अक्रॉस दी वर्ल्ड हमें सिर्फ ह्यूमंस का इम्पैक्ट दिख रहा है। ओके, ये जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा एंथ्रोपोसीन एरा क्यों। ओके ओके, तो अब ये क्लियर एंड हाँ, अब आप क्या कह रहे थे? एंथ्रो मीन्स ह्यूमंस, यस, ये बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। एंथ्रो मीन्स ह्यूमंस, कभी भी एंथ्रो लिखा होता है। जैसे एक सब्जेक्ट भी है ना, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी आई गेस, या पोलॉजी, जो भी है, इट बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमंस। हम भी पढ़ते हैं, हम भी जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम भी थोड़ा सा ह्यूमंस को तो स्टडी करते हैं, पर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, रेसिस वगैरह ये सब, चलो वो तब की तब देखेंगे। ओके, तो इसलिए हाँ भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ओके, ये क्लियर जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे टर्म यूज होएगा, ये थोड़ा सा देख लेना, ये रट्टा मार लेना कि ओरिजिन ऑफ द सन, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द सन है 5 मिलियन ईयर्स, मतलब 5, मतलब आपको पता है 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन ऑफ द सन है। ओके, एंड यूनिवर्स 13.7, अर्थ का भी 4.6 है। देन हेडियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड 570 मिलियन टू 480 मिलियन, 4800। ओके, तो हेडियन में क्या हुआ? हेडियन में ये सब ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स बने, एटमॉस्फेयर बना। देन आर्कियन में ब्लू ग्रीन एल्गी इमर्ज हुआ, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया इमर्ज, मैंने कहा था ना सबसे पहले ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स आए थे कौन से थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, बेसिकली कौन से? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जिन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं रट्टा मारना, टाइम नहीं रट्टा मारना, कुछ नहीं करना, बस आइडिया लेना है आपको जितना मैंने बताया ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में, कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में हेडियन, आर्कियन, पेलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को हम कैसे डिवाइड करते हैं? मीसोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, उसको कैसे डिवाइड करते हैं? क्योंकि बस हमें सिर्फ जीएस में कितना पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेलियोजोइक का वो एक टर्म होगी कार्बोनिफेरस, वो हम कोल के टाइम पढ़ेंगे। फिर सीनोजोइक में टर्शरी कोल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम। देन सीनोजोइक में जो क्वाटरनरी है प्लेस्टोसीन आइस हम पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ रेफर होता है टर्म। देन देन आजकल न्यूज़ में एंथ्रोपोसीन आ रहा है, तो एंथ्रोपोसीन है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना, हो जाता है यार, इसमें कुछ नहीं है। ये अभी आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है कि मुश्किल है। जब विद टाइम एक ही चीज़ बार बार पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप वो दिमाग में बैठ जाता है। ओके, और जो मिजोजोइक है, मिजोजोइक वैसे टर्म यूज होगा जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। क्रिटेशियस याद हो जाएगा जब हम डेक्कन प्लेटो पढ़ेंगे, तो डेक्कन प्लेटो से याद हो जाएगा। जुरासिक आपको पता ही है, जुरासिक पार्क। बस यही बस टर्म्स पता होना चाहिए, और इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये बस इसलिए भी कभी कभी टर्म्स यूज हो जाती है, या तो न्यूज़ में यूज हो जाती है या फिर एनसीईआरटी में यूज होगी, तो इसलिए बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लेना है, बस और कुछ नहीं है। यूपीएससी को कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में। ओके, बस ये देख लेना किस एरा, किस में क्या क्या इमर्ज हुआ था, थोड़ा सा मान लेना प्री में आ सकता है। वैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर एनसीईआरटी में अच्छा तो पढ़ लेना। ओके, देन हम हाँ वो इयॉन्स एरा कह रहे थे, तो बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं?
देखो 1 साल 1 ईयर, देन वी हैव, हाँ हाँ मेरे को अलग से पूछते रहना, कोई इशू नहीं, डोंट वरी वो तो। ओके 1 ईयर्स, देन 10 ईयर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेकेड, राइट। देन 1000 ईयर्स, 1000 होता है 100 होता है, 100 ईयर्स होता है सेंचुरी, राइट। 1000 ईयर्स होते हैं मिलेनियम, 1000 ईयर्स होते हैं मिलेनियम। ओके देन फिर आता है आई गेस 10,000 ईयर्स, और मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। देन मिलेनियम से बड़ा होता है इपॉक। ओके देन इपॉक से बड़ा होता है पीरियड, पीरियड से बड़ा होता है एरा, देन एरा से बड़ा होता है इयॉन्स। ओके तो अब क्लियर हो गया बेसिकली क्या ये टर्म्स है। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ईयर, ईयर से भी अगर हम कम जाते हैं तो हम कहते हैं मंथ्स, मंथ्स के बाद क्या आता है वीक्स, वीक्स के बाद आते हैं डेज, राइट। डेज वीक्स मंथ्स, फिर बहुत सारे मंथ्स मिलके ईयर बनाते हैं, 10 ईयर्स मिलके डेकेड बनाते हैं, डेकेड टर्म यूज करते हैं। जैसे अब क्या आ गया 2020 डेकेड आ गया। देन 100 ईयर्स को बोलते हैं सेंचुरी, तो अभी कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, राइट। जैसे सेंचुरी टर्म हिस्ट्री में बहुत यूज होती है, 15 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी ऐसे। देन 1000 ईयर्स क्या बनते हैं मिलेनियम, तो अभी कौन सा मिलेनियम, 2000 मिलेनियम चल रहा है। तो जैसे जो हमारी जनरेशन है, हमें क्या बोला जाता है ओल्ड मिलेनियल्स, क्योंकि हम सारे 90s कौन है। देन मेनी मिलेनियम जब ऐड होते हैं दे मेकअप इपॉक, देन मेनी इपॉक्स ऐड अप एंड मेक पीरियड, पीरियड ओके एरा, एरा बोल के इयॉन्स। क्लियर, ये है बेसिकली। तो इयॉन्स कौन कौन से हो गए, हेडियन आर्कियन प्रोटेरोजोइक, ये इयॉन्स आ गए। देन इयॉन्स में हम उसको फर्दर वो कर रहे हैं, एरा में डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, जो ये वाला इयॉन था कौन सा था, ये फनेरोजोइक है, यहाँ पे फनेरोजोइक लिख लेना चाहिए। फनेरोजोइक इयॉन, फनेरोजोइक इयॉन को हमने तीन एरा में डिवाइड कर दिया, पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ये सेनो लिखा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं CENO, सिनोजोइक। ओके देन इन एरास को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, पेलियोजोइक एरा को हमने पीरियड में डिवाइड किया, किसमें, कॉस DC, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविचियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, राइट। देन मेसोजोइक को कैसे, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, एंड फिर सिनोजोइक को टर्शरी क्वाटरनरी पीरियड। फर्दर हमने इनको क्लास में फर्दर हमने इसको इपॉक में डिवाइड कर दिया, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो इपॉक्स कौन कौन से, पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन। बस ये है। ये आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं रहेंगे और रखने भी नहीं है, ये सब नहीं याद रखना, बस ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन याद कर लेना। यूजली अगर क्वेश्चन पूछेगी तो यूपीएससी क्या पूछेगी, यही अरेंजमेंट, कि इसको अरेंज करता हूँ, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, बस यही पूछेगी अगर पूछेगी तो। और जो ये टर्म्स है, ये टर्म्स हम जितना यूज होएगा वो हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, इसमें इतना कोई टाइम इन्वेस्ट मत करना इस चीज़ पे। जो टर्म हमें जितनी पता होनी चाहिए वो हम जैसे टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक आपको मतलब उतना ही आपको पढ़ना आएगा। बस उस टाइम आपको ये नहीं लगना चाहिए ये क्या नई टर्म क्या की मेसोजोइक, तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए मेसोजोइक है क्या, बस। ओके क्लियर, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। ओके ओके तो यही था बेसिकली, यही था जो जितना हमने आज पढ़ा है यही इस फर्स्ट चैप्टर में था। origin and evolution of the earth, origin of the universe, origin of the earth, then evolution of the earth। और फिर उसके बाद ये फिगर मत याद करना, इसमें जो मेंशन है ना, ये क्या कहते हैं, कहाँ गया, Sorry, ये जो फिगर्स मेंशन है ये मत याद करना,
डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ओके। ऑल दो मेंशन है पर याद मत करना, जितना मैंने बताया उतना ही आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। और एवोल्यूशन ऑफ, फिर हमने देख लिया एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हमने लिथोस्फीयर देख लिया कैसे बना, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर हमने देख लिया, एंड हमने देख लिया ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, बायोस्फीयर। हमने देख लिया प्रेजेंट अर्थ कैसे बना, राइट। तो ये देख लिया फिर, और हमने आइडिया ले लिया जियोलॉजिकल टाइम स्केल का।